ये पब्लिक है, सब जानती है। भारत 24 देख रहे हैं आप, मैं हूं सचिन। पीएफआई के खिलाफ हुए अब तक के सबसे बड़े एक्शन के बाद संगठन के कई नेता गिरफ्तार हो चुके हैं। उनसे पूछताछ की जा रही है और एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। एनआईए ने भी बाकायदा एक स्टेटमेंट जारी करके बताया है इस पूरे ऑपरेशन के बारे में। एनआईए ने बताया है कि जो जानकारी सामने आई है उससे पूरे हिंदुस्तान को हैरान करने वाली है। आरोपियों के पास से जो दस्तावेज बरामद हुए हैं वो खौफनाक है। खुलासे के मुताबिक पीएफआई मिशन 2047 पर काम कर रहा था। भारत को गजवाए हिंद बनाना चाहता था। भारत की सत्ता पर काबिज होकर इस्लामिक राष्ट्र बनाने का उसका मंसूबा था। ऐसा बाकायदा लिटरेचर मिला है, ऐसी फंडिंग के सोर्स मिले हैं। पीएफआई के ठिकानों से मिले दस्तावेजों में लिखा है कि अगर हिंदुस्तान के 10% मुस्लिम इकट्ठे हो जाएं 2047 तक हिंदुस्तान को इस्लामिक राष्ट्र बना दिया जाएगा। गरीब मुसलमान और दलितों के लिए काम करने का दावा करने वाले पीएफआई की हकीकत असल में यही सामने आ रही है। इसकी तैयारी करने के लिए देश के कई राज्यों को चुना गया, इसमें बिहार भी शामिल है। 14 जुलाई को पटना के फुलवारी शरीफ से 3 आतंकी गिरफ्तार हुए थे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला करने का प्लान भी बनाया गया था। वो भी उनकी हिट लिस्ट में थे। यह भी खुलासा हुआ था और यह भी खुलासा हुआ कि पीएफआई 2047 मिशन पर काम कर रहा है। इसके लिए बाकायदा तुर्की, पाकिस्तान से फंडिंग हो रही है। खाड़ी देशों से कुल 120 करोड़ की मदद आने का खुलासा भी एनआईए ने किया है। अब सवाल यह है, उसके बावजूद पीएफआई के लिए किस तरह की हमदर्दी? जो भारत को गजवाए हिंद बनाने पर काम कर रहा है, जो आतंकी जिहादियों को ट्रेनिंग दे रहा है भारत के खिलाफ लड़ने के लिए, जो फंडिंग ले रहा है पाकिस्तान से, और बाकायदा कितने उसके ऐसे आतंकी चेहरे शामिल हो रहे हैं, तो उसको बचाने के लिए लोग क्यों इकट्ठा हो रहे हैं और इनका आखिरकार मोटिव क्या है? आज इसी पर करेंगे बड़ी बहस। तो बड़े बड़े खुलासों के बीच फिर से पीएफआई पर बैन की मांग जोर पकड़ने लगी है। मध्य प्रदेश के मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बैन की मांग की है। देखिए, इससे स्पष्ट हो गया है कि ये किस तरह की गतिविधियों में संलग्न थे और किस तरह से ये देश को तोड़ने की साजिश रच रहे थे। हमारे देश के जो युवा हैं, विशेष रूप से जो मुस्लिम युवा हैं, छात्र हैं, उनको किस तरह से आतंकवादी गतिविधियों में शामिल करने का काम कर रहे थे, ये सारा षड्यंत्र पीएफआई की गिरफ्तारी के बाद, लोगों की गिरफ्तारी के बाद सामने आया है। वहीं विपक्ष के नेता भी पीएफआई के खिलाफ हो रही ऑल इंडिया स्ट्राइक का अब समर्थन कर रहे हैं। छापे पड़े, अरेस्ट हुए, हेडलाइन बनी। ये हेडलाइन तक ही बात ना रह जाए। हम मुकम्मल दिखना चाहते हैं, वो नहीं होता है। और सांप्रदायिकता चाहे बाएं से आ रही हो या दाएं से आ रही हो, ऊपर से आ रही हो, नीचे से आ रही हो, ए की हो या बी की हो, सब खतरनाक है। और वैसे संगठनों की तलाश करिए जो समाज में जहर बोने का काम कर रहे हैं। इस संगठन पर बैन लगाने की बात चल रही है, छापेमारी चल रही है। जो भी तथ्य और साक्ष्य सामने आए उसके आधार पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो बड़ी बहस इसी पर करेंगे क्योंकि ये पब्लिक है, सब जानती है, देश सर्वोपरि है। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, मुफ्ती शमून कासमी जो कि सदस्य हैं एसपीएमएम के, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाजिर खान है मुस्लिम स्कॉलर। आर.के. सिंह हमारे साथ हैं, आईपीएस और सिक्योरिटी एक्सपर्ट। ताज पठान है हमारे साथ जो कि राज्य सचिव हैं पीएफआई के। रमनीश वत्स हैं राजनीतिक विश्लेषक। कासमी साहब, मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। ये जो तमाम खुलासे हुए हैं, इसके बाद होना यह चाहिए था, कहीं ना कहीं तस्वीरें भारत में ऐसी सामने आनी चाहिए थी कि पीएफआई के खिलाफ जुलूस निकलते, पीएफआई को निशाने पर लिया जाता, पीएफआई के खिलाफ फतवा जारी किया जाता, पीएफआई के खिलाफ मुसलमान जो है वो एकजुट होता। लेकिन इससे उलट एक तस्वीर जो सामने आई वो कल ये आई कि कई मुस्लिम स्कॉलर कह रहे थे कि मुसलमानों पर ही अटैक किया जा रहा है। हिंसक प्रदर्शन हुआ, केरल तक में बंद बुलाया गया। तो वो लोग जो इतने खुलासों के बावजूद भी पीएफआई का समर्थन कर रहे हैं, तो फिर वो लोग कौन हैं? देखिए सचिन भाई, मैंने तो पहले दिन जब ये आया तो पहला मेरा तो रिएक्शन ये था, मैंने एक चैनल से ये कहा कि हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और 1947 में हम आज़ाद हुए
और उस वक्त मैंने एक बात ये भी कही कि जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ये कहते हैं कि हम 1200 साल से ग़ुलाम थे, वाकई हम 1200 साल से ग़ुलाम थे। मैं मुग़ल पीरियड को भी भारतीय पीरियड नहीं मानता हूँ। मैं प्रधानमंत्री की इस बात से सहमत हूँ। और मेरे पास बहुत सारे अनेकों फ़ोन आए मेरे इस स्टेटमेंट के बाद, तो मैंने उनसे ये कहा जो बड़े विद्वान थे कि आप बताइए कि क्या विदेशियों को आप देसी कहेंगे? तो मैं आज ये कहता हूँ कि आज हम भारत के लोग, हमारी सरकार है, किसी भी पार्टी की सरकार हो, भारतीय सरकार है, और हमने लोकतंत्र को स्वीकार किया है हमारे देश ने कि हम सब मिलजुल करके एक ऐसी सरकार बनाएंगे जो सारे समुदायों को मिलकर के उनका नेतृत्व हमारा एक प्रधानमंत्री की शक्ल में करेगा। तो हमें किसी भी अन्य तंत्र की कतई कोई आवश्यकता है ही नहीं। और जो लोग ये बात कहते हैं, मैं सचिन जी स्पष्ट करना चाहता हूँ, इस्लाम का नज़रिया बिल्कुल ये नहीं है कि आप ऐसी ताकत जमा कर लें कि आप अन्यों का खात्मा कर दें। ये गलत व्याख्याएं हो रही हैं। ये तथाकथित लोग नहीं जानते हैं कि इस्लाम और इस्लाम की एजुकेशन क्या है। मैं आपको बता दूं कि इन लोगों ने तो इस्लाम और अल्लाह को ही कटघरे में लाके खड़ा कर दिया। मैं आज एक बात आपके सामने कहना चाहता हूं सचिन साहब, आज हमारे 4 लोगों का जिक्र करूंगा मैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री, माननीय हमारे राष्ट्रपति महोदया और माननीय हमारे पूर्व 2 राष्ट्रपति यानी रामनाथ कोविंद जी और एपीजे अब्दुल कलाम जी, ये चारों लोग वो हैं जिनकी कोई बैकग्राउंड जो है वो राजघराने की नहीं है। आज अगर लोकतंत्र न होता तो महात्मा गांधी और पंडित दीनदयाल का वो सपना कि एक आखिरी पंक्ति में खड़ा हुआ इंसान जिस दिन विकास में शामिल होगा, जिस दिन वो विकास में शामिल होगा तो हम समझेंगे कि हमारा देश स्वतंत्र है। आज आखिरी दर्जे पर खड़ी हुई एक महिला हमारी राष्ट्रपति है। आखिरी दर्जे पे बैठे हुए हमारे पूर्व राष्ट्रपति, दो राष्ट्रपति हमारे राष्ट्रपति रहे। आखिरी दर्जे का जिसका कोई बैकग्राउंड जो है राजघराने का नहीं, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। हम ये पूछना चाहते हैं कि हम लगातार निरंतर हमारा देश आगे बढ़ रहा है, तो हमारा तो ये कहना है कि तुम किस तंत्र की बात कर रहे हो? जिन लोगों को इस्लाम के नाम पर जिन्हें देश बनाना था वो पाकिस्तान चले गए, और जो लोग यहाँ रहे वो लोग हैं जिन्हें मिलजुल करके रहना था और लोकतांत्रिक अपने ढांचे को मजबूत करना था। कहीं ना कहीं अगर मैं गलत नहीं हूं कासमी साहब, अगर मैं गलत नहीं हूं, आपने ही कहा, हाजिक साहब ने ही कहा, तमाम लोग यही कहते हैं ना कि इस्लाम में तो सिखाया यही जाता है कि मादरे वतन यानी कि जो अपना देश है वो सबसे पहले है, और जो देश में रह करके देश से गद्दारी या देश के खिलाफ साजिश करे वो तो कम से कम एक सच्चा मुसलमान तो हो नहीं सकता। लेकिन ताज पठान, मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, काम सामाजिक, नाम सामाजिक, लेकिन असल में हो क्या रहा है? जिहाद, देश के खिलाफ खड़ा करना है, गजवा हिंद बनाना है। देखिए, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया इस मुल्क में एक सामाजिक संगठन है जो कि आज तक इस देश के खिलाफ एक सिंगल काम नहीं किया और न इस्लाम के खिलाफ कोई एक सिंगल काम किया है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया हमेशा इस देश के हित में काम करता है और देश के संविधान के दायरे में रहकर काम करता है। रही जो इस्लाम की बात, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो पूरा इस्लाम को मानने वाला और इस्लाम पर चलने वाला लोगों का संगठन है, और इस्लाम का जो मैसेज है कि पॉपुलर फ्रंट किसी के खिलाफ नहीं है, कि पॉपुलर फ्रंट सिर्फ मुसलमानों के लिए है या पॉपुलर फ्रंट किसी दूसरी कम्युनिटी के खिलाफ है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया कभी भी ऐसा मैसेज अपने कार्यकर्ताओं को, अपने लोगों को नहीं देता है। नहीं, फिर उस पीएफआई का क्या? फिर वो कौन सा पीएफआई है जो बिहार में 3 आतंकी जिसके साथ गिरफ्तार किए जाते हैं, जो प्रधानमंत्री मोदी को हिट लिस्ट में रखते हैं, उनको मारने की साजिश रच रहे थे? वो पीएफआई फिर कौन सा जो कि जिहादी फंडिंग के लिए कि भारत को बना देना है गजवा हिंद 2047 तक, उसके लिए पाकिस्तान से पैसे ले रहा है? वो किस तरीके का पीएफआई जो कि बाकायदा वहां पर जिहादी वीडियोस पोस्ट कर रहा है, युवाओं को भड़का रहा है कि आप जाकर के लश्कर तैयबा में शामिल हो जाइए? यही तो एनआईए की जांच कह रही है, यही तो एनआईए का इतना बड़ा ऑपरेशन कह रहा है सर। देखिए, पहला तो आप जो बता रहे हैं बिल्कुल जो जानकारी है ये एक मनगढ़ंत आरोप है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया कोई भी इस तरह की गतिविधि या इस तरह के कार्यों में शामिल नहीं रहता है, और न ही पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कार्यकर्ता फुलवारी शरीफ से जो 3 लोग गिरफ्तार हुए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के, जिनका संबंध जो है बाकायदा आतंकी संगठनों से निकला, उसको आप नकार देंगे क्या? देखिए, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का कोई भी मेंबर
वहाँ आतंकी गतिविधियों में शामिल नहीं है, नहीं किसी आतंकी संगठन से आज तक जुड़ा हुआ है। आप पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की तारीख उठाकर देख लीजिए। और ये जो वीडियोस बरामद हो रहे हैं सर, हिंद या 2000, तो ये जो वीडियोस बरामद हो रहे हैं, ये जो फंडिंग आ रही है बाकायदा, ये तो सबूत के साथ गिरफ्तारियां की गई है ना। वैसे तो आप कह देते कि ठीक है पीएफआई का कोई नहीं, ये तो सबूत के साथ गिरफ्तारियां की गई ना। आपके अपने ही मेंबर्स जो है वो आतंकी गतिविधियों में। सर आप जज बनकर फैसला मत सुनाइए। फैसला सुनाना अदालत का काम है। ये आरोप है, आरोप को सच्चाई कोर्ट में जब आएगी तो सब सामने आ जाएगी। आरोप इससे पहले भी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पे लगे हैं, इससे खतरनाक आरोप लगाते आए हैं, लेकिन आज तक कोई भी आरोप पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर साबित नहीं हुआ है। नहीं, आरोप थोड़ा ना लग रहे हैं। रमेश वत्स, मुझे एक बात बताइए कि इतना आसान है ये कह देना कि पीएफआई किसी चीज में मुलव्विस ही नहीं है, जब यहां पर सामने नजर आ रहा है कि वीडियो सामने नजर आ रहा है कैसे बच्चों को भड़काया जा रहा है, सामने नजर आ रहा है। और ये जो बाकायदा ये जो ऑपरेशन हुआ, ये तो 2047 का एक पूरा ऑपरेशन के तहत काम हो रहा था, जिसको पूरा डिकोड किया है। रमेश वत्स, देखिए सचिन जी, जैसा कि इन्होंने कहा कि इसका कोई प्रमाण नहीं है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। 2005 में इसकी स्थापना होती है और सिमी संगठन पे जैसे प्रतिबंध लगाया जाता है, आप देखते हैं कि एक नया संगठन पीएफआई के रूप में है। आप हाथरस कांड को क्या हम भूल सकते हैं? अभी हालिया में 2020 में जो दंगे हुए थे उसको हम भूल सकते हैं? आप इसके पहले आप देखिए इतने मैंगलोर में जो हिंसा हुई उसके क्या हम उसको भूल सकते हैं? सबके तार जो जुड़े हुए हैं कहां से हैं? वो पीएफआई से। उसकी फंडिंग कौन करता है? पीएफआई। जितने भी आप देखिए दंगे हुए वहां कौन फंडिंग कर रहा है? पीएफआई। सीए क्या है? एक संवैधानिक मौलिक अधिकार है सरकार का। सीए क्या अब सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट वो नहीं ला सकती? उसका विरोध कौन किसके तरफ से होता है? वो भी पीएफआई। हवा कौन दे रहा है? वो भी पीएफआई। फंडिंग कौन कर रहा है? वो भी पीएफआई। आज जितने भी आतंकी गतिविधि हो रही है देश में, उसकी फंडिंग, उसकी तार कहीं ना कहीं जुड़े हैं वो पीएफआई से। आपको कितने सबूत चाहिए? आपकी गिरफ्तारी यदि सैकड़ों गिरफ्तारी यदि ईडी और एनआईए के माध्यम से यदि हो रही है तो क्यों हो रही है? बिना सबूत के ही हो रही है। आज हमारी क्या कोई गिरफ्तारी हो रही है या किसी की भी कोई गिरफ्तारी हो रही है? इसके पहले गिरफ्तारियां क्यों नहीं हो रही थी? गिरफ्तारी हो रही है, चार्जशीट यदि दाखिल किए जा रहे हैं, इसके पीछे इसका पुख्ता प्रमाण है। और पुख्ता प्रमाण यही साबित करता है कि आज से सैकड़ों आप देखिए सालों से चली आ रही, मुसलमान का तो अर्थ ही है मुसल्लम ईमान। अपने ईमान को आप कहते हैं कि ये आतंकी संगठन नहीं है, पीएफआई आतंक का कोई इसमें कोई नाता ही नहीं है। यदि नहीं होता तो आप जितनी भी आतंकी गतिविधि हो रही है उसमें शामिल कैसे हो जाते हैं? आप अपने आप को बेदाग साबित कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे आप प्रमाण दे सकते हैं क्या? आप प्रमाण दीजिए। इसके पहले केरला में आप पत्रकार से के भी तार जुड़े होते हैं, वो भी पीएफआई से। बताइए, आप बोल रहे हैं अभी हाथरस केस के अंदर, हाँ, आरोप लगाया आपने हाथरस केस का। हाथरस पर आप जवाब दीजिए, हाथरस के अंदर क्या हुआ? पॉपुलर फ्रंट 5 गिरफ्तारियां हुई, वो किसके सदस्य थे? 5 जो गिरफ्तारियां उस समय हुई थी वो आप ही के सदस्य थे। और सिमी का जो पहले जनरल सेक्रेटरी हुआ करता था वो आज पीएफआई का वाइस चेयरमैन है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई का वाइस चेयरमैन क्या सिमी कोई आतंकी संगठन नहीं था? इसको आप दंगे हो रहे हैं, आप बताइए ना कि उसके ऊपर प्रतिबंध क्यों लगाया गया था? हर एक छोटे से छोटे के ऊपर प्रतिबंध क्यों लगाया गया था? इसका मतलब वो आतंकी संगठन था, है और रहेगा। हर एक इससे आप नकार नहीं सकते। और पीएफआई सिर्फ और सिर्फ पॉपुलर फ्रंट पे आरोप लगा देने से कुछ नहीं होता है। आप बताइए, आज तक जब भी राजस्थान के अंदर आप देखिए करौली दंगे में और यही चीख कर सारे बीजेपी और आरएसएस के जो लोग हैं और जितने गोदी मीडिया के लोग हैं चीख कर चिल्ला रहे थे कांग्रेस का राज करौली के दंगे में पॉपुलर फ्रंट का हाथ है। आप बताइए करौली के दंगे में क्या हो गया? यूपी के अंदर आप बताइए, यूपी के अंदर बीजेपी की सरकार है और अभी हाथरस केस में क्या हुआ? सिद्दीक कप्पन के बारे में आप लोग बताइए, क्या आरोप साबित हुआ सिद्दीक कप्पन पर? मुझे एक बात बताइए ना, ताज पठान एनआईए ने छापेमारी की है कि नहीं की है? मुझे एक बात बताइए, की है ना? 14 राज्यों में दस्तावेज बरामद हुए हैं। छापेमारी करना बड़ी बात नहीं है, छापेमारी इससे पहले भी देश की एक सेकंड रमेश, और एनआईए तो जो दस्तावेज पेश कर रही है, हाँ बोलिए। ये जो दस्तावेज पेश कर रही है उसको जो नागपुर से इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं एज ए एनआईए और ईडी एज ए सुपारी किलर, मतलब अब आपने एजेंसी पे, वैसे आप कह रहे हैं कि किसी चीज में मुलव्विस नहीं है। अजय खान साहब इन्होंने देखिए ये कह रहे हैं किसी चीज में मुलव्विस नहीं है, अब इन्होंने कह दिया कि इंस्ट्रक्शन कहां से आ गए। अब इन्होंने जो है वो सरकार की एजेंसी बता दिया और बाकायदा सबूतों के साथ इस देश को दहलाने की कोशिश और साजिश रची जा रही थी।
एनआईए और हाजी खान। ईडी इस सचिन देश जी, में बात सिर्फ ये है- क्या पॉपुलर फ्रंट के लिए बनाई गई है? क्या ये एनआईए और ईडी नहीं सर, सब आतंकियों के लिए बनाई गई है, सब आतंकियों के लिए बनाई गई है। हर एक का नंबर आएगा, जो हर आदमी देश के खिलाफ साजिश रचेगा, नंबर हर एक का आएगा। और नहीं, वो नंबर हर एक का आएगा, वो चाहे नहीं, वो चाहे नहीं, वो नंबर हर एक का आएगा, वो चाहे कोई मुफ्ती हो, मौलाना हो, पंडित हो या कोई कुछ भी हो। सर ऐसा है, धर्म देख के कार्रवाई नहीं की जाती। मुझे ये लग रहा था कि आप जो है अपने आप को अलग करेंगे, तमाम जो मुझे लग रहा था कि आप अपने आप को अलग करेंगे। अफजल हम शर्मिंदा है, अफजल आतंकी था और उसके भी दस्तावेज पाए जाते हैं, वो पीएफआई ने सबूत दिया था उसका। पीएफआई समर्थन कर रहा था एनआईए और ईडी के इशारे पर है उस और समय इसी वजह से पीएफआई सामने आया था, इसको आप दरकिनार नहीं कर सकते। और ये मोदी जी की सरकार है, अब देश की सबसे बड़ी एजेंसी थी, आज वो इस देश की सबसे बिकाऊ और जो भी आप देख रहे हो, क्योंकि आपको शिकंजा कसता नजर आ रहा है ना। रमेश जी एक सेकंड, रमेश जी एक सेकंड, ठीक है रमनीश जी, ठीक है रमनीश जी एक सेकंड, एक सेकंड मैं बाकी पैनलिस्ट को ले लूं, मैं बाकी पैनलिस्ट को भी ले लूं। हाजी खान, आप मुझे एक बात बताइए कि बेहतर होता खुद को अलग करते ताज पठान कि भैया अगर कोई ऐसी गिरफ्तारियां भी हुई हैं, कितने 10 लोगों की सिर्फ कस्टडी मांगी ना, 100 की गिरफ्तारियां हुई ना इस 150 नहीं सर, इस 150 करोड़ के देश में, तो अगर आप उनको उनसे अलग करते, मैं तो आपके कैरेक्टर पर सवाल ही नहीं उठा रहा। आप उस संस्था को लेजिटिमेट कर रहे हैं, जिस संस्था पर यह सवाल उठे, अगर आप उन लोगों से खुद को अलग रखते तो मैं मानता कि आप किसी सामाजिक कार्यों में या फिर अच्छे कार्यों में संलिप्त हैं, वरना फिर शक की सुई जाती है ना सर, वरना फिर ऐसा है कि सवाल तो उठेंगे ही। नहीं फिर सवाल तो उठेंगे ही। कोई बड़ी बात नहीं है पॉपुलर फ्रंट पर ईडी हाजी और खान। एनआईए की छापेमारी। देखिए सचिन जी, बात यह है कि हमारा हिंदुस्तान दुनिया के खूबसूरत मुल्कों में और अच्छे मुल्कों में से एक मुल्क है। हमारे मुल्क के माहौल को ख़राब करना किसी भी फ्रंट की, कोई भी संगठन, चाहे पॉपुलर फ्रंट हो या कोई हिंदू संगठन हो, कोई मुसलमान संगठन हो, हमारे देश की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। नंबर 2 बात कि हमारा मुल्क जो है इतना खूबसूरत मुल्क है कि इसमें 8 मज़ाहिब के लोग बड़े शांति प्रिय अंदाज से पिछले 75 साल से रह रहे हैं। घरों में लड़ाई थोड़ी बहुत होती है, एक दूसरे से कोई कहना सुनी हो सकती है, दंगा फसाद हो सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, लेकिन ये मुल्क की अगर एकता को कोई नुकसान पहुंचाएगा, चाहे कोई भी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सचिन जी, पिछले 10-15 साल से हमारे देश का माहौल ये बना हुआ है कि कुछ हिंदू राजनेता, कुछ मुस्लिम पॉलिटिशियन कभी हिंदू मुसलमान को गाली देता है, कुछ मुसलमान हिंदू को गाल देता है और हमारे मुल्क के माहौल को ख़राब करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि जिस आदमी को मिनिस्टर बनाया गया, वो कह रहा था गोली मारो सारों को, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, वो चाहे संगठन में हो या पोस्टों पर हो। और अगर आप 2 तरह की करेंगे, दुरंगी छोड़ एक रंग हो जा, सरासर मोम या कानून के संग हो जा, कानून सब पर एक सा होना चाहिए। अभी बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बंगाल जला दिया, पुलिस वालों को तोड़ दिया, थाने में लगा दिया, पीपीआई ने पीएफआई ने भी लगाया। आप सारे लोगों के साथ एक मिनट सर, मैं आपके में बोला नहीं था, आप कार्रवाई उनके खिलाफ होना चाहिए। इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहता है वो गलत है, लेकिन यूपी में अग्निवीरों ने जला दी, एक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहिए। मैं नहीं देख रहा, ये दुनिया में जवाबदेही बन रही है हमारे लबों पर गुलाब रखते हैं और ये सब अपने चेहरे पे ऐसा है कि ऐसा है कि सर शेर की आड़ में इसको बचाया तो जा नहीं सकता ना कि नहीं, इस पर कार्रवाई हुई है, वरना इफ एंड बट, वरना लेकिन परंतु। एक सेकंड मैं खबर ले लूं फिर उसके बाद मैं सिंह साहब का रुख करूंगा। इन्फोसिस के सह संस्थापक एनआर नारायण मूर्ति का बड़ा बयान सामने आया। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, मनमोहन सिंह असाधारण मगर यूपीए के दौर में भारत ठहर गया था। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बयान है नारायण मूर्ति की तरफ से। यूपीए सरकार के अंतिम वर्षों के कार्यकाल को लेकर के उन्होंने सवाल उठाया। मनमोहन सरकार में भारत में आर्थिक गतिविधियां ठहर गई थी। आईआईएम अहमदाबाद में युवा उद्यमियों और छात्रों के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि आज दुनिया में भारत के लिए सम्मान का भाव है। पीएम नरेंद्र मोदी को उन्होंने इसका श्रेय दिया। सिंह साहब, मेरा सवाल तो ये है ना भाई, हम तो सवाल पूछने के लिए बैठे हैं भाई। अगर पीएफआई का नाम आया तो आप पीएफआई को बैन कीजिए, किसी और संगठन का नाम आए किसी और संगठन को बैन कीजिए। प्रॉब्लम तब आ जाती है ना जब पीएफआई के नाम पर जो कार्रवाई हुई है, अब जाहिर सी बात है एजेंसी ने की है, उसको सही ठहराने के लिए कुछ लोग तो उधर आते हैं,
लेकिन उसकी आड़ में क्या ये कवर फायर नहीं, क्या उसकी आड़ में कहते हैं नहीं वो तो किया नहीं, वो भी तो है, ये भी तो है, वहां भी तो है, ये भी तो है, बाकी चीजें ध्यान भटका दो, सीधा सटीक रहिए ना। ये संभव नहीं है सचिन, क्योंकि हमारा जब देश आज़ाद हुआ था उस समय जो आज़ादी का फॉर्मूला था वो ये था कि हिंदू हिंदुस्तान में रहेंगे और मुस्लिम पाकिस्तान जाएंगे। पर कुछ ऐसे मुस्लिम थे जिनकी सहानुभूति और जिनको इस देश से प्यार था, वो रुक गए। यहाँ बड़े खुशी की बात थी, वो रुक गए। लेकिन उनमें कुछ ऐसे लोग भी रुक गए जो इस देश को ग़ज़वाए हिंद की नज़रिए से देखा करते थे, और वो लोग एक्टिव रहे हैं। वो लोग पाकिस्तान नहीं गए, वो यहाँ रह के एक्टिव रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये पीएफआई पर जो एक्शन हुआ है ये बहुत लेट हुआ है। इन लोगों को बहुत पहले जेल के अंदर डालना चाहिए था। हुर्रियत को मैंने पिछले 10 साल से मैं सारे टीवी चैनल्स पे बोल रहा हूं कि हुर्रियत के लोगों को पकड़ के अंदर करो, तब शांति आएगी कश्मीर में। आज की डेट में देखिए हुर्रियत के लोग नहीं है, वहां सीन से गायब कर दिए गए हैं। तब जाके वहां की ये हालत है कि वहां पिक्चर हॉल खोल रहा है, लोग आज़ादी से रह रहे हैं, खुशी से रह रहे हैं, अपना सारा काम कर रहे हैं। ये सिचुएशन तब होगी जब हम इन लोगों को जो दूसरे का खाल ओढ़ के भेड़िए जो हैं वो बकरे का खाल ओढ़ के घूमते रहेंगे। हमें इन पर कार्रवाई करनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि सारे मुस्लिम ऐसे ही हों। बहुत से मुस्लिम हैं जिनकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, इतने अच्छे लोग हैं वो, लेकिन मजबूरी क्या हो जाती है कि वो लोग बोल नहीं पाते, क्योंकि वो उसी अपने ग्रुप में रहते हैं। तो उनको अपने ग्रुप में उनके ग्रुप वाले उनको बाद में उनकी जलालत करते हैं। तो ये चीजें समझने की बात है। लेकिन अगर आप हैवी हैंड से इन लोगों को न डील करेंगे तो हुर्रियत जिस तरह से पिछले 60 साल से कश्मीर की ऐसी की तैसी करता रहा, उसी तरह से ये पीएफआई वाले इस पूरे देश को भीतर भीतर इसी तरह नुकसान पहुंचाते रहेंगे और आप और हम सफर करेंगे। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा आदमी कौन है, सबसे बड़ा लीडर कौन है? प्रधानमंत्री। आरएसएस कौन सा आतंकी संगठन हो गया? एक सेकंड, मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। मैं वापस आऊंगा, रमनीश आपसे शुरू करूंगा, क्योंकि बहुत आसान होता है भाई। अगर पढ़ा लिखा नहीं है मुसलमान, अगर पढ़ा लिखा नहीं है, दलित है या फिर पिछड़ा है, आरएसएस का डर दिखा दो, बीजेपी का डर दिखा दो और अपने साथ कर लो, फिर उससे जो मर्जी काम करवा लो। यही मॉडस ऑपरेंडी है ना, इसी को कर रहे हैं। मुझको लगता है कि आप आज इसकी मजम्मत करेंगे कि मेरे देश के खिलाफ जो भी खड़ा है तो मैं उसके खिलाफ खड़ा हूं, लेकिन नहीं, आप उसको डिफेंड कर रहे हैं। ताज पठान, वापिस आऊंगा, लगातार ये बहस जारी है। पीएफआई का खेल और 2047 का मिशन हुआ फेल या फिर गजवाए हिंद का मिशन हुआ फेल। लगातार ये बड़ी बहस पब्लिक है, सब जानती है, जारी है। रमनीश आप अपनी बात रखिए, फिर उसके बाद ताज, क्योंकि अगर आप
ये मान ही नहीं रहे हैं, मानना ही नहीं चाहते हैं कि गिरफ्तारी जो हुई है उस गिरफ्तारी में जो सबूत मिले हैं या गिरफ्तारी जो आतंक से कनेक्शन के आधार पर हुई है उसमें किसी तरीके की सच्चाई है। आप उसको उससे अलग कीजिए। आप मानना ही नहीं चाहते हैं, या तो आप उन्हें बचाना चाहते हैं या आप उनसे मिले हुए हैं। रमनीश, उसका आप समर्थन करते हैं कहीं रहेंगे जितनी भी सारी आज के समय में आप देखिए कि पीएफआई के खिलाफ जो गिरफ्तारियां हो रही है, मैं बिल्कुल मैं वही कह रहा हूं ना, उसको आपको स्वीकारना पड़ेगा। उसके बाद इसके पहले इन्होंने जो दलील दी थी कि आरएसएस इसके पीछे है। आरएसएस के पीछे मैं बताता हूं आरएसएस क्या है। सबसे पहले आरएसएस के ऊपर जब आप आरोप लगा रहे हैं तो उसके पीछे जानिए कि जब आप तबलीगी जमात को ये सपोर्ट करते हैं, पीएफआई सपोर्ट करता है, उसको फंडिंग भी करता है। तबलीगी जमात जब कोरोना काल में कोरोना को परोस रहा था उस समय आरएसएस ही एकमात्र ऐसा संगठन है जो घर जा जा करके, जब नेता हमारे देश के विपक्ष के नेता सोए हुए थे, ट्वीट के अलावा वो कुछ नहीं कर रहे थे, मोदी के खिलाफ वो सिर्फ गालियां दे रहे थे, उस समय आरएसएस ही एकमात्र संगठन है जो जाकर के सेवा कर रहा था, आम जनता की सेवा कर रहा था। और आज आरएसएस का मात्र एक मतलब है, वो है सेवा और त्याग और बलिदान। सेवा त्याग बलिदान का प्रतीक है आरएसएस। और आपका जो पीएफआई है सिर्फ और सिर्फ आतंकी परोसता है, आतंकी परोसता है, आतंकी परोसता है। आतंक के अलावा उसके पीछे और कोई मेरी बहस ठीक है। रमनीश वाले लोग कह रहे हैं, नहीं रमनीश मेरी बहस तो आरएसएस पे है नहीं ना भाई। आरएसएस पे कोई बात, आरएसएस पे तो है ही नहीं। आरएसएस में कहां से कोई सर्टिफिकेट दूं? मेरी बहस पीएफआई पे है, एक्शन पीएफआई पे हुआ है। एनआईए और ईडी आरएसएस पर चुप है क्यों? नागपुर पे जाकर कितने आरोप लगाए हैं ईडी और एनआईए, कितने आरोप लगाए हैं आरएसएस के खिलाफ? आप बताइए, आरोप तो सिद्ध कीजिए आप। लेकिन पीएफआई के आपके कह देने भर से एक सेकंड रमनीश, मतलब उसका जो जिम्मेदार है उसने आकर कहा है कि बम ब्लास्ट की ट्रेनिंग दी है। और अभी सेना के एक गोरखा रिटायर्ड ने कहा है कि हमने बजरंग दल पर बम धमाके उस आरएसएस ने किए थे, लोगों को बम हथियार धमाके भी आरएसएस ने किए थे ना। अंदर बाबरी मस्जिद की शहादत के लिए। हाँ तो ऐसे तो फिर हम भी बोल देते हैं आप बैठे वहां पर भी बम पड़ा है, उसके लिए ना ये पहुंच जाएगी क्या? ये नहीं कहेंगे इस तरह से काम होता है क्या? इस्लामिक राष्ट्र रमनीश ओके ठीक है। रमनीश एक सेकंड आप जांच करवाइए। हाँ अरे जांच किस चीज की कराइए ना, कोई सबूत तो हो, कोई इल्जाम तो हो। अरे मुझे एक बात बताइए रमनीश, एक सेकंड, जब आपका वक्त आएगा तब आप बोलिएगा। आप उंगली उठा दिया कीजिए, अरे के बीच में आप लोग दिखा रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, ताज पठान बजरंग दल पर और वीएचपी के जो आतंकी कैंप है, आतंकी कैंपों पर बात करते हैं। ताज पठान मैं भी कह देता हूँ, ताज पठान मैं भी कह देता हूँ, आप भी आतंकी कैंप चलाते हैं। नहीं मैं भी कह देता हूं ताज पठान जो है आतंकी कैंप चलाते हैं। मैं भी कह देता हूं ताज पठान जो है वो ट्रेनिंग लेकर के आए हैं, वो आतंकी। मैं कह देता हूं, नहीं मैं कह देता हूं तो एनआईए पहुंच जाएगी क्या? क्योंकि मैंने कह दिया। ऐसे कोई भी कुछ भी कह देगा तो कहीं भी पहुंच जाएगी भाई। पीएफआई पे तो रेड हुई है ना, लेकिन जो लाइव चल रहा है उस पर क्यों नहीं? कहां से कौन सा लाइव चल रहा है? पीएफआई पे तो रेड हुई ना, पीएफआई पे क्यों नहीं बोलते? फैब्रिकेटेड रेड है पीएफआई पर। आपको रेड जो सरकार सत्ता के अंदर बैठी हुई है, वो सरकार आई ही नफरत के बुनियाद पर है। तो सर सबूत दीजिए ना कि पीएफआई से किसी काम में लिप्त नहीं है। जांच करवाएगी बीजेपी। सर सबूत दीजिए ना कि अगर किसी काम में लिप्त नहीं है तो सबूत बताइए कौन सा सबूत आप दीजिए। सबूत चलिए पीएफआई का कौन सा सबूत अभी तक कोर्ट ने एक फैसला, आप बताइए कोर्ट का कोई जजमेंट बताइए कि पॉपुलर फ्रंट को फला ऐसे फसाद में। मैं ताज पठान को यह कहना चाहता हूं कि भैया एक केस हुआ है जिसमें आपके जितने आरोप अलग चीज है सर, ऑफिस बेरर आरोप लगना अलग चीज है। मेरी बात सुनिए, आप तो सिर्फ आरोप, आप मेरी बात सुनिए, मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए। सिर्फ आरोप लगाने पर ही आप तो आरोप में आप खुद जज बन जाइए। आप खुद सर आरोपी तो दोषी साबित होता है तभी तो वो अपराधी कहलाता है, वरना वो निर्दोष हो जाता है, वो बाहर आ जाएगा। पकड़ा गया है तो आप ये तो बताइए कि मेरा जो कार्यकर्ता ऑफिस बेरर पकड़ा गया है, जिन चीजों के साथ पकड़ा गया है वो सही है गलत है? आप दूसरी कहानी क्यों सुनाते हो? वो जांच में इधर उधर की कहानी क्यों सुनाते हो? आप अपनी कहानी कहो ना। वो जांच का विषय है, वो जांच का विषय है। न्यायालय का जब फैसला आएगा पता चल जाएगा। लिप्त थे तो पकड़े कैसे गए? आप जब तक अभी जांच की सच्चाई सामने नहीं आ जाती तब तक आपको ये बोलने की जरूरत ही नहीं है। आप क्यों बीच में मजिस्ट्रेट बन रहे हैं?
कोई मजिस्ट्रेट नहीं बन रहा है। सब लोग ये कह रहे आप तो हैं कि फैसला आपके सुना रहे हैं यहाँ से डायरेक्ट ही। ये सारी आप तो बरामदगी फैसला हुई सुना रहे हैं है और डायरेक्ट। उसके लिए आप जिम्मेवार हैं। जो डॉक्यूमेंट है वो और कहीं आपको पर अभी बताना तक पड़ेगा कोर्ट में कि ये साबित चीजें नहीं हुआ है क्यों कि हो वो रही पॉपुलर थी, फ्रंट के किसके डॉक्यूमेंट है, कहने से पॉपुलर हो फ्रंट रही के थी, ऑफिस से बरामद कौन है हुए उसका हैं। मास्टरमाइंड। ये पीएफआई आखिर और किसके कब और कहने कौन पे इस फंडिंग तरह कर की रहा है, कार्रवाई किसे करती फंडिंग है? कर रहा इस ताज तरह की पठान, एक्टिविटी ताज खाते के पठान, अंदर पैसे आए हैं। ताज पठान, ताज पठान, भाई, आप ताज फंडिंग पठान, कर एक रहे सेकंड, हैं, एक सेकंड, आप ताज आरोप पठान लगा एक रहे सवाल का हैं, जवाब कहाँ दीजिए, फंडिंग फिर हो उसके रही है, बाद आप कासमी बताइए। साहब। एक सेकंड, ताज पठान, आप पीएफआई से जुड़े हैं ना? ताज पठान, आप पीएफआई से जुड़े हैं ना? जी बताइए। है ना? आपके यहाँ कोई एनआईए की रेड हुई हो आपके घर पर, या आपको कोई रडार पे ले लिया हो, आपको कोई पकड़ लिया हो, आप पीएफआई से जुड़े होने के बावजूद खुले तौर पर एक डिबेट में नेशनल टेलीविजन, जो नेशनल इंटरनेशनल पूरी दुनिया में जा रहा है, अपनी बात रख रहे हैं, अपना केस रख रहे हैं। यह होता है फ्रीडम ऑफ स्पीच। अगर आपके 10 लोग 20 लोग जो है उनकी कस्टडी मांगी गई है, उनको डिफेंड क्यों कर रहे हैं? आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है या फिर आपका जो काम है वो सामाजिक कार्यों से जुड़ा हो सकता है, जो कि आप करते रहे हैं, तभी तो आपने हिम्मत है कि आप खड़े हुए हैं, बैठे हैं, सामना कर रहे हैं चीजों का। अब भाई जिस पर आरोप लगे हैं वो साबित करेंगे ना, वो कोर्ट पे करेंगे। भाई अपराधी भाई ऐसे थोड़ा ना उनको, ऐसे आप उनके लिए पहले से ही क्यों कह रहे हैं कि नहीं वो आतंकी साजिश में नहीं है? तो भाई ताज पठान तो नहीं है, अगर वो है तो वो करेंगे, क्योंकि आप जब बैठकर यहाँ पर फैसला सुना रहे हैं, आप यहाँ बैठकर फैसला सुना रहे हैं सीधा। सर फैसला तो कोर्ट सुनाएगी ना। आप कह रहे हैं कि फैब्रिकेटेड, ये कहां तक सही है? आप सुना रहे हैं ना, गजवाए हिंद पीएफआई पर ये पैसा मिला, ये अकाउंट में पैसा आया और पीएफआई के ऑफिस से ये डॉक्यूमेंट बरामद हुआ। किसने कहा वो पीएफआई का डॉक्यूमेंट है? कौन बोल रहे हैं वो पॉपुलर फ्रंट के मेंबर है? आप लोगों ने सारी चीजें साबित कर दी है। आपने सुनो भाई, ताज पठान सुनो, आपने बहुत इतनी उम्दा मिसाल दी है कि अगर किसी के यहाँ रेड पड़ती है, एनआईए जाता है, हमारी एजेंसियाँ जाती हैं, तो कोर्ट में जाता है और कोर्ट में वो क्लियर होगा। अगर वो दोषी हैं तो वो उन्हें सज़ा मिलेगी और दोषी नहीं है तो वो छूट जाएंगे। हमारे यहाँ तो जो प्रोसेस है वो बहुत ही इतना उम्दा है और हम जो बात बोलते हैं, कितनी बार एक पीएफआई मिनट, पर ईडी की रेड हो अभी चुकी है, आपको कितनी बार मैं एनआईए की रेड हो चुकी है पीएफआई पर। अच्छा, अब एक क्या नतीजे ना, आप सुन लीजिए, सामने आप देखिए पहले, जरा सुन लीजिए, अरे जरा सुन लीजिए और अगर आप पूरी बात होने दीजिए, आपको कुछ रेड के इससे पहले आपको जो कुछ हुए सीखने का मौका मिलेगा। पूरी बात जरा सुनो, पहले संयम रखो, थोड़ा बीच में वो मत करिए। देखिए, मैं तो एक बात कहता हूं कि हम लोकतांत्रिक देश के अंदर रहते हैं। अगर उनके ऊपर ये आप अभी आरोप हैं, वो अभी सिद्ध नहीं हुआ है कि वो दोषी हैं, जाहिर है कि वो प्रक्रिया होगी, कोर्ट में जाएंगे, अगर वो दोषी नहीं होंगे तो छूट जाएंगे। यहाँ तो सवाल इस चीज़ का है कि हमारे आपके कार्यकर्ता ऐसी चीज़ों में क्यों संलिप्त हुए? आप तो क्लियर, दूध का दूध और पानी का पानी अलग होना चाहिए। अरे भाई, हम आपको बताएं, जैसे आज प्रोटेस्ट हुआ, जो उग्र प्रोटेस्ट है, नहीं होना चाहिए। प्रोटेस्ट का हमें अधिकार है, हम सबसे बड़े प्रोटेस्टर रहे हैं। हमने प्रोटेस्ट करके एक बड़ी सरकार को, जो कांग्रेस की सरकार थी, वो गई। मैं अन्ना मूवमेंट की बात कर रहा हूं। आपको वही तरीका अपनाना चाहिए कि जो लोकतांत्रिक तरीका है। आप बैठते, सांकेतिक धरना देते। अब जब उग्र प्रदर्शन आप कर रहे हैं, किसी को भी उग्र प्रदर्शन करने की लोकतंत्र में परमिशन नहीं है। अब रहेगी बात ये, जो लोग इमोशनल, ठहरो जरा, बात सुन लो पूरी भाई। जो लोग इमोशनल कार्ड खेलते हैं, आज 75 सालों के अंदर यहां ये हुआ है कि आरएसएस का डर दिखा करके, बीजेपी का डर दिखा करके मुसलमानों को वोट बैंक बनाया। आप तो अब आए हैं, 75 सालों में 51 साल बड़ी एक सरकार चली जिसने मुसलमानों को हाशिए पे लाके रख दिया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं सारे देश को कि आरएसएस का क्या मतलब है। आरएसएस कब बनी? 1925 में बनी। आरएसएस का डर नहीं दिखा रहा है, अरे ठहरो यार, एक्सपोज कर रहा है, उसकी सच्चाई को सामने लेकर आ रहा है। बात सुनो, बीच में क्यों बोल रहे हो? खामोश रहो, सुनो जो मैं बोल रहा हूं। आप पहले सुनने की आदत डालो। मैं जो बात कह रहा हूं उसे सुनना, गौर से सुनना। मैं किसी के पक्ष और विपक्ष में नहीं हूं, ना तुम्हारे पक्ष और विपक्ष में हूं मैं। ना ही मुफ्ती साहब आरएसएस के कोई मेंबर है, ना ही आरएसएस की किसी शाखा में मैं आपको जो बात कह रहा हूं वो ये कह रहा हूं कि 1919 में मुसलमानों ने जमातें बनाई। वो नहीं कहा, वो घरों में सीमित होकर रह गई और आरएसएस ने रचनात्मक कार्य किए, मुसलमानों को डराया। आरएसएस जो है बिल्कुल मुसलमानों की दुश्मन नहीं है। मैं पिछले 30 सालों से जानता हूं आरएसएस को और आपको यह बता दूं, आप अपना काम करिए कि अपना जब काम आप करेंगे, अच्छा काम आपका होगा, तो आप अगर निर्दोष हैं तो आप जो दोषित हो जाएंगे।
तो आप अपनी चीजों को आगे बढ़ाइए और आप क्लियर करिए कि हम तो देश से उतना ही प्रेम करते हैं जितने और देशवासी करते हैं, और हर पार्टी को जो भी लोकतंत्र में विश्वास सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, कार्य करने की परमिशन है। अब सुनो, एक जो हिंदुस्तान में रहते हैं वो तमाम मुसलमान, जो हिंदुस्तान में रहते हैं वो तमाम मुसलमान इस देश से मोहब्बत करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो मुसलमान हैं, लेकिन हम हमको कौन सी किसी तुमसे के बात सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है देशभक्ति की। और आप जब इस सुनिए, देश को जरूरत होती है, इस देश के मुसलमान तमाम जरा सुनो, हमारी देशभक्ति का पूरी सबूत बात दे देते हैं। अरे भाई, हमें आरएसएस की अरे आप जिंदाबाद इस्लाम मुर्दाबाद को करके हमको देशभक्ति का सर्टिफिकेट नहीं अरे चाहिए। तुम्हें सर्टिफिकेट कौन दे रहा है? सुनो पहले बात को, आप सुनना सीखो। अगर इस्लाम को मानते हो तो इस्लाम के जो डिसिप्लिन है उसे भी तो हम समझो। सुन रहे हैं आपकी बात को, आप सुनिए पहले। लेकिन आप बोल रहे हैं कि अरे आरएसएस रचनात्मक कार्य कर रहा है। आरएसएस मैं बता रहा हूं ना, के अंदर आग लगाने वाला संगठन। अरे भाई तुम्हें पहले सुनने की जरा आदत डालो। सचिन जरा रोको, जरा रोके एक मिनट, मैं अपनी बात पूरी सर, करूं। वो जब जिस संगठन से जुड़े हुए हैं उस संगठन पे रेड हुई है, उस संगठन की रेड के बाद जो खुलासे और जो तमाम लिटरेचर मिला है कि वो डिफेंड उसको करने बैठे हैं, वो आपकी बात कहां से सुन लेंगे कि आरएसएस सच्चा संगठन है? अगर वाकई तुम्हारा संगठन अच्छा, मैं अब यही मैं समझ रहा हूं कि तुम्हें अभी पहली पूरी बात सुन लो। अगर कोई ये कह रहा है आप भी रचनात्मक कार्य करिए, आपको कौन मना कर रहा है? मैं तो ये कह रहा हूं कि ये इमोशनल कार्ड नहीं होना चाहिए कि मुसलमानों की दुश्मन कोई जमात है। मैं उसका खंडन कर रहा हूं कि आज तक जो लोग पशु पक्षियों की हिफाजत करते हों, एक जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन के आए, जो एक मुसलमानों को मारने की बात कर रहे हैं, अरे पहले बात सुनो, आपने नंबर पे बोलना ना, की बात कर रही है, ताज हिमायत कर रहे हैं, वो कैसे रचनात्मक कार्य करने वाले बोलिए हो? उनको। तुम्हें एक बात बताओ, आज को मैं तुमसे एक सवाल कर रहा हूं, मैं पूछना नहीं चाह रहा था। लश्कर तैयबा और जैशे मोहम्मद ये नाम रखने तो नाजायज है, इसलिए कि तुम मोहम्मद साहब के नाम से जो आपने कभी उन्हें टोका। मैं आज कह रहा हूं नेशनल चैनल पर कि जिन्होंने ये नाम रखे हैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने बदनाम कर रहे हैं वो लोग। जैशे मोहम्मद, लश्कर तैयबा, ऐसे नाम रख करके तुम लोग बदनाम करोगे इस्लाम को और हम खामोश बैठे रहेंगे। यहाँ पर मिसाल हमने इस्लाम को पढ़ा है, इस्लाम किसी के खिलाफ नहीं है। आज तुम जैसे लोगों की बिना पे इस्लाम बदनाम हो रहा है यार, नौजवानों को गुमराह कर रहे हो, गुमराह कर रहे हो नौजवानों को। अब सुनो, जो मैं कहना नहीं चाहता था वो कह रहा हूं मैं, सुनिए पहले बात को। कौन गुमराह कर रहा है देश के लोगों को? और अगर गुमराह कर रहे तो फिर क्यों पूरे देश के मुसलमान आज पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूं, खड़े हैं? आपने कुरान पढ़ा है? अभी सुनो, ये सुनना, व नुरीदु अन्ना मुन्ना अल्लज़ीना इस्तुज़िफू फिल अर्ज़ अइम्मतम व लनजअलहुमुल वारिसीन। जब फिरौन और मूसा का ये इसका संदर्भ है, शान नुज़ूल है फिरौन और मूसा। हम चाहते हैं जिन्हें जमीनों के अंदर कमजोर किया गया हम उन्हें हुकूमत देंगे, और हुकूमत ही नहीं, हम उन्हें जमीनों का वारिस बना देंगे। यहां 1200 साल से ये मुल्क गुलाम था, आज 75 साल में हम आजाद हुए हैं। और मैं इस्लामिक उसमें कह रहा हूं आपसे कि आप इस्लाम का डिसिप्लिन सीखिए। मैंने 4 लोगों का नाम दिया था, अगर तुमने सुना हो पहले, कि मुर्मू जी, आप इस्लाम मत सिखाइए इधर बैठकर, कलाम जी हमको और नरेंद्र मोदी जी, ये किसी राजघरानों से नहीं आए हैं तुम्हारे पास, तुम तो पैसे लेकर के आए हो। इस्लाम वो है जो कुरान कहता है। हाँ, मैं वो कुरान की बात कर रहा हूँ, तुमसे बात कर रहा हूँ कुरान की। इस्लाम तुम नहीं इस्लाम है। जानते हो, इस्लाम वो है जो किसी को तकलीफ पहुंचाने की बात नहीं करता है, वो गरीब के साथ खड़ा होता है। तुम्हें पता है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला जो संगठन इस्लाम हक की बात करने के लिए बोलता है। अरे मैं तुमसे पूछ रहा हूं, के खिलाफ बोलने की बात करता है, खामोशी के साथ सुनो, जालिम को रोकने की बात करता है। आप बताइए, आप कहां जुल्म के खिलाफ बोल रहे हैं? अरे सुनो पहले, को सपोर्ट मत करिए। अरे सपोर्ट नहीं करो, सुनो पहले यार, सपोर्ट मत करिए। अरे पहले सुन तो ले अल्लाह के बंदे, मैं जो कह रहा हूं, मैं तुमसे कह रहा हूं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पहला संगठन बनाया कब्ल नुबुव्वत, उसका काम था जालिम का साथ नहीं देंगे, मजलूम की मदद करेंगे। अब तुम बताओ कितने मजलूमों की मदद कर रहे हो? इतने लोगों का अगर कोई बेगुनाह, फमन कतला नफ्सन बिगैरि हक़्क़िन व फसादिन फिल अर्ज़, अगर एक इंसान का नाहक कत्ल हो गया तो ऐसा जैसे सारी इंसानियत का कत्ल कर दिया। बताओ मुझे तुम कि अगर कहीं कोई बम ब्लास्ट होता है और उसमें बेगुनाह लोग मारे जाते हैं तो उसका कैसे तुम जवाब दोगे? जवाब दो मुझे। आप बात करो, मैं ये बात कहना नहीं चाहता था, सिर्फ यहाँ बम ब्लास्ट का जवाब हम क्यों देंगे? क्या पॉपुलर फ्रंट वहां पर बम ब्लास्ट कर रहा है? जो पॉपुलर फ्रंट उसका जवाब देगा। तो फंडिंग, टेरर फंडिंग कहां से, किसके ऊपर सवाल, किसके ऊपर उठा है? जवाब तो आपको ही देना होगा ना। आप देखिए पॉपुलर सवाल, इस सवाल का जवाब तो आपको भी देना होगा ना सर। सवाल आप पे उठा है ना, खोल करके दिमाग को हाजिर रख के बातें कर रहे हैं। सवाल आप पे उठा तो सवाल, तो जवाब आप ही देंगे ना भाई। आप बताइए,
ठीक है, हाजी खान साहब कुछ कहना चाहते हैं, फिर उसके बाद सिंह साहब। नहीं, मैं जरा इनसे एक बात पूछूं सचिन जी, बस मैं तो ये पूछ रहा हूं कि इस जो मैंने बात कही है, मैंने ये कहा कि कुरान ये कहता है कि किसी का नाहक कत्ल नहीं होना चाहिए। अगर आपको किसी ने ये नहीं कहा कि आप दोषी हो गए, अभी कोर्ट में ये फैसला होगा, आपको ये कहना चाहिए भाई कोर्ट की प्रक्रिया अगर होगी, हम तो लोकतांत्रिक देश के अंदर रहते हैं, मगर ये कह करके आरएसएस और बीजेपी हमारा नुकसान कर रही है, ये बात जो है कहना छोड़ दो, साबित मत कीजिए, ये बात नहीं कहनी चाहिए। आप कर रही है, बीजेपी भी एक पार्टी है, आपकी एक पार्टी है, कांग्रेस की एक पार्टी है। अगर ये बातें करोगे तो इससे मुसलमानों का नुकसान कर रहे हो। अब वो बीजेपी प्रवक्ता या इस्लाम के स्कॉलर नहीं है। असल में कुरान क्या कहती है और कौन असली मुसलमान है ये एक्सपोज कर दिया उन्होंने। असली मुसलमान कौन है ये एक्सपोज कर दिया, तो मतलब अब वो बीजेपी के हो गए। ठीक है, बीजेपी और थोड़ा सा अपनी चर्चा पे वापस आता हूं, अपनी चर्चा पे वापस आता हूं। मैं तो ये कह रहा हूं इसका मजहब से ताल्लुक क्या है? तुम अच्छे काम करोगे तो तुम्हारी तारीफ होगी, गलत काम करोगे तो तुम्हारी बुराई होगी। और ठीक है, हाजी खान, मैं हूं या करिए। ठीक है, हाजी खान, देखिए बात ये है इमोशनल कार्ड क्यों खेलते हो कि हिंदुस्तान का संविधान है और संविधान ही हिंदुस्तान का मुजरिम को मुजरिम और कातिल को कातिल डिक्लेयर करता है। कोर्ट करती है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल जी। अगर हम यहाँ बैठकर ये फैसला करने लगे और किसी पर बोतान लगाने लगे, किसी की हम गिबत करने लगे, किसी पर चार्ज लगाने लगे, ये गलत है। चाहे वो आरएसएस हो या पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया हो। हमारे देश की सरकार को ये लगा, हमारे यहाँ की एनआईए को ये लगा कि इनका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, इनके ऊपर छापे मारे, पकड़े गए। लेकिन अगर हम आज ये फैसला करते हैं यहाँ बैठकर कि ये जो है मुजरिम है, ये कातिल है, तो ये अच्छी बात नहीं। मैं अभी एक बात हमारे सिंह साहब कह रहे थे कि कश्मीर में पिछले 75 साल में 8 साल में जितने फौजी 75 साल में मरे हैं, उसने 8 साल में उससे 4 गुना। मनमोहन सिंह की सरकार में कश्मीर में जो आतंकवादी गतिविधियों में मरे 158 लोग मरे और आज हज़ारों लोग मर गए। पठानकोट हो गया, बालाकोट हो गया, तमाम हादसे हो गए। ये हमारा देश जो है, हम दूसरे मुल्क की वफादारी पे नहीं है, मुसलमान यहाँ का इस मुल्क में वफादारी के साथ रहता है। मैं वो तभी तो कह रहा हूं, सवाल एक मिनट ये दिखाना जरूरी है, इनको बता दूं ये दिखाना जरूरी है। कोई जालिम की मदद, हुजूर प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जालिम की भी मदद करो, मजलूम की भी मदद करो। साहबा ने पूछा अल्लाह के रसूल जालिम की कैसे मदद फरमाए? उन्हें जुल्म से रोको और मजलूम को जुल्म से बचाओ। हमें किसी को मुजरिम कह देना और यहाँ बैठ के नहीं हो सकता। अदालत क्या करेगी? अदालत की जिम्मेदारी। ये साथ दे रहे हैं। मैं एक बात बता रहा हूं कि ये भी तो देखिए ना, ये भी मुसलमानों पर क्योंकि जुल्म हो रहा है के नाम पर पीएफआई के नहीं एक सेकंड सुनिए, अरे सुनिए मुसलमान अरे सुनिए तो सही, अरे सुन तो लीजिए, अरे सुन तो लीजिए। जुल्म हो रहा है के नाम पर इसलिए एनआईए की रेड हुई और वही कुछ ऐसे मुसलमान जो है वो निकलते हैं सड़कों पर और फिर उसके बाद पीएफआई के ये कार्यकर्ता थे, आप सुनिए ध्यान से ताज पठान, पीएफआई के कार्यकर्ता पुणे में प्रदर्शन कर रहे हैं और नारे कौन से लग रहे हैं ये देख लीजिए, जरा सुन लीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। अब वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, ये प्रदर्शन कर रहे हैं, ये सुनिए। देखिए, महाराष्ट्र में और भारत में अगर कोई नापाक इरादों से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे दे रहा होगा तो ऐसे किसी भी व्यक्ति को हम छोड़ेंगे नहीं, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। ना अब ये क्या था? ये कौन से मुसलमान है पाकिस्तान जिंदाबाद वाले? क्यों लगाएंगे भाई? क्या जरूरत है? पाकिस्तान की क्या लगा तो रहे हैं, नहीं लगा तो रहे ना, पीएफआई के हैं। दिल्ली में नहीं लगे क्या? दिल्ली में नहीं लगे क्या? नहीं, कहीं भी नहीं लगा सकते। कहीं और नहीं लगे क्या? राजस्थान में नहीं लगे क्या? तमाम जगहों पर नहीं लगे क्या? पाकिस्तान से क्या फवायद है? क्यों लगाएगा? तो फिर वो जो लगाएगा वो जेल जाएगा, जो लगाएगा वो जेल जाएगा। वो कैसा मुसलमान? इंदौर के अंदर काजी साहब जिंदाबाद लगाए और फिर सोशल मीडिया ने जब उसका ऑपरेशन कर दिया तो पता लगा कि काजी साहब जिंदाबाद। आपने थोड़ा ना लगाया, आपके इनका साथ दे रहे हैं। विरोध करता। पाकिस्तान का क्या फवायद है हिंदुस्तान के मुसलमान को? क्यों लगाएगा पाकिस्तान की? क्या मोहब्बत है? मैं निकाल बाहर कीजिए इनको, इन्होंने लगाया ना, आपका साथ दे रहे हैं भाई। हम उसकी आंख फोड़ देंगे। क्या पाकिस्तान की पाकिस्तान के आप जाके बिरयानी खा रहे हो, हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हो। अरे आप पे कौन लगा रहे? आप तो ऐसे उड़ा के जैसे आपने लगाया हो। आपने थोड़ा ना लगाए हैं पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। यहाँ के मुसलमानों को इसी तरह से इंजेक्ट करके जहर भर दिया गया है
कि उनके मुंह से अक्सर जब वो प्रोटेस्ट करते हैं तो इस साहब तरह की एक बातें मुसलमान निकलती नहीं हैं। लगा सकता चैलेंज है मेरा सिंह मैं साहब क्या गलत बयानी कर रहे ये हैं। मैं टीवी क्या दिखा रहा है। चैलेंज आपका मैं आपका स्वीकार ऑपरेशन करता हूं। मैं अरे ऑपरेशन मैंने दिखा दूंगा कश्मीर में काजी बहुत साहब फेस जिंदाबाद किया है। इंदौर में ऐसा काजी आरोप साहब लगाया। जिंदाबाद आप को तो पाकिस्तान आरोप को जिंदाबाद सत्य- चढ़ाया गया अरे मैंने हमने देखा कश्मीर टीवी में महीनों बहुत चलाया गया फेस किया है, उन लोगों को चिल्लाते हुए सर सुना क्या है फवायद है अपनी कैसे कानों हमारी से। अकल नहीं ले रही और कैसे नहीं, कह देगा क्यों कह देगा पाकिस्तान से क्या लेना हमारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को क्या लेना देना, यही तो पागलपन है, यही तो बेवकूफी है कि हमारे अरे बेवकूफी मुसलमानों है को कि इस तरह बिरयानी से- खाने जा रहे हैं बिना इस तरह बुलाए से- बिना बताए ये है बेवकूफी पाकिस्तान से हम बुला रहे हैं बालाकोट में पाकिस्तान की आईएसयू ये बेवकूफी है क्या तो ये जो पाकिस्तान हमारी बात जिंदाबाद कर के नारे लगा रहे हैं, आप जो अपने तो ये जो पहले मुसलमान प्रधानमंत्री पाकिस्तान शपथ जिंदाबाद के लेकर नारे, पाकिस्तान को ये अरे आपका बीपी क्यों इतना हाई हो गया? सर हिंदुस्तान का मुसलमान नहीं लगा सकता सचिन लगा भाई। तो रहा है, नहीं लगा सकता लगा रहे, नहीं लगा सारे रहे। यहाँ से अच्छा हिंदुस्तान था हमारा हाँ तो है, सारे आपके लिए जहाँ है, से अच्छा हिंदुस्तान आपके लिए है, ये लगाएगा। आपके लिए है, कईयों के लिए नहीं है। सच्चाई कुछ और है। रमेश, हम जब सर्वधर्म संभाव की बात करते हैं, वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करते हैं, तो ये नफरत की बात करते हैं। अरे सर यही ये सच्चाई है। 80-20 हमने नहीं कहा। 1947 आपकी के बाद पार्टी क्या ने हुआ? कहा, भारतीय आप जनता कश्मीर की पार्टी बात कर रहे थे, टोपी कश्मीर से में पहचानना, हिंदू कपड़ों से बहुल पहचानना, राज्य प्रधानमंत्री था। ने कहा, हिंदू मुसलमानों बहुल में राज्य राज्य हुआ हुआ करता करता था। था। देश में आज देश में प्यार बांटो सर, 1991 देश में टूट इतना जाएगा, बड़ा देश को कत्लेआम नुकसान हो जाएगा। कहाँ आपकी मुसलमान आजादी तोड़ना में किसी के बस की बात नहीं है। हिस्सेदारी नहीं है आपकी परिवार हमारे परिवारों की है, इसलिए हमें सच्चे तकलीफ है। मुसलमान आप वाकई में मैं नहीं मानता हूं, मैं नहीं कहता हूं। अरे इसी में से दारा सिको भी थे, अब्दुल कलाम भी यही थे, देश को मैं तोड़ना अब्दुल रहीम खान और मैं भी इसी में यही इसी में थे, एक और बात, रस खान और भी यही रमनीश थे। में इसी में एक लेकिन और बात दुख आगे जब आपने होता आपने आपने है- कहा ना दारा शिको भी थे, है ना, और रस खान भी थे, यहाँ पर कासमी साहब भी हैं। मतलब कोई कैसे कह देता है भाई, है जो लगाएगा वो जेल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे पास वक्त इतना ही है, बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे पास वक्त इतना ही है फिलहाल इस डिबेट में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। इस खबर का रुख करते हैं। एक लड़की ने आम आदमी पार्टी के नेता भागूवाला पर बलात्कार की शिकायत दर्ज कराई है। कुछ महीने पहले भागूवाला कांग्रेस उपाध्यक्ष थे, हाल ही में आप में आ गए थे। भागूवाला के खिलाफ शिकायत है कि उसने लड़की को ब्लैकमेल किया और शिकायत दर्ज कराई गई है भागूवाला पर। विश्वास फिल्म्स नाम की वीडियो बनाने वाली एजेंसी का यह मालिक है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि भागूवाला ने बलात्कार किया। तो ये आपके नेता पर रेप का आरोप लगाया, बाकायदा इसकी शिकायत दर्ज कराई गई है। ये पहले कांग्रेस का उपाध्यक्ष था और उसके बाद अब आम आदमी पार्टी में शामिल हुआ था। वहीं चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर सीबीआई की बड़ी कार्रवाई हुई है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी के खिलाफ ऑपरेशन मेघ चक्र सामने आया है। सीबीआई की 20 राज्यों में 56 जगहों पर छापेमारी हुई है। सीएसएम के मामले में सीबीआई की यह छापेमारी सामने आई है। वहीं विदेशों में नौकरी के नाम पर भारतीय युवाओं से धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। सरकार ने एडवाइजरी का अलर्ट जारी किया है। थाईलैंड में नौकरी का झांसा देकर धोखे से म्यांमार भेजने का मामला है। 100 से ज्यादा भारतीयों से धोखाधड़ी का मामला है। सतर्क करने के लिए विदेश मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की है। अब आपको दिखाते फोटो ऑफ द डे। ये खूबसूरत तस्वीर कोलकाता के दुर्गा पूजा पंडाल की है, जिसे वेटिकन सिटी के तर्ज पर सजाया गया है।